नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज 14 फरवरी है। दुनिया वैसे तो इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाती है, लेकिन एक हिंदुस्तानी के लिए यह दिन शहीदों को याद करने का दिन है जब पुलवामा अटैक हुआ था। पाकिस्तान प्रायोजित टेररिस्ट ग्रुप्स ने हिंदुस्तान के सैनिकों की छलनी उड़ाई थी और उसके बाद जिस तरीके की शर्मनाक राजनीति हिंदुस्तान में हुई, जिस तरीके से सरकार के ऊपर भी यह आरोप लगाया गया, विपक्षी पार्टियां यहां तक गिर गई कि उन्होंने पाकिस्तान का लाइन लेना शुरू कर दिया। यह कहने लग गया कि यह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमने खुद ही कराया है। अभी भी जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे तो उनके चेले चपाटी, उनके चमचे आज भी ये सवाल पूछ रहे थे कि पुलवामा में क्या हुआ था, अब तक कोई पकड़ा क्यों नहीं गया। तो क्या है इसकी हकीकत और क्यों हमें इस हमले को हमेशा याद रखना चाहिए। और हिंदुस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया, जिस तरह से बालाकोट पे हमने एयर स्ट्राइक की, ये सारी चीज़ें जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर एनएसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पुलवामा पे भी विवाद चल रहा है, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था वहां? देखो मनीष, 14 फरवरी 2019 को 3:15 दोपहर में लोकेशन लेथोपोरा में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, एक गाड़ी, एक बस में जो करीब 70 बसेस ट्रैवल कर रही थी, जिसमें 2547 सीआरपीएफ के जवान सफ़र कर रहे थे, तो उसमें से एक कार गई और उसमें 170 किलो एक्सप्लोसिव रखा हुआ था और रैम कर गए एक बस में, और उस बस में 44 जवान थे और 44 जवान मारे गए। तो सबसे पहले तो मैं उस वीर आत्माओं का नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं वो उनकी आत्मा शांत रहे, और स्पेशली परिवार वालों को ढांढस देता हूं कि आप इस कठिन जो ज़िंदगी आप लीड कर रहे हैं उसमें शांति से जीवन का सामना कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका दर्द कम हो। तो इसमें एक्यूज़ 19 थे, जिसमें से 7 मारे गए, 7 अरेस्ट हुए। और जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान का आतंकी संगठन है, जिसको पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पूरा ट्रेन करती है, फंडिंग करती है, उसने जिम्मेदारी लिया। और सुसाइड बॉम्बर जिसने ये हरकत किया उसका नाम है आदिल अहमद एलियास वकास, जो कि कमांडर था काकापोरा में, पुलवामा में। ये उसकी हरकत थी। अब आते हैं कि जब ये हरकत ये क्यों हुआ? हरकत ये क्या हुआ क्योंकि 26/11/2008 के बाद, उसके पहले भी पाकिस्तान ने सोचा था कि हिंदुस्तान सॉफ्ट स्टेट है। वो यूज्ड टू था कि ऐसे ऐसे वारदात में हिंदुस्तान बोलेगा हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। जैसे 26/11 में हुआ, कड़ी निंदा हुई, और कांग्रेस ने तो इसको हिंदू टेरर 26/11 के लिए घोषित करने के चक्कर में थे। अब मोदी जी ने क्या किया मैं बताता हूँ। 14 फरवरी 2019 को अटैक हुआ। 2 दिन के अंदर मोदी जी ने 48 आवर्स में, 2 दिन के अंदर पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस ख़त्म कर दिया। उसके बाद 26 फरवरी को, मतलब 14 फरवरी को अटैक, 12 दिन के बाद 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक। अब ये क्यों महत्वपूर्ण चीज़ है, ये समझने की ज़रूरत है। देखो, अब 14 को वारदात हुआ और 26 को बालाकोट। इस बीच में क्या क्या हुआ होगा वो मैं समझा रहा हूँ तुमको। इस बीच में क्या हुआ कि पहले मोदी जी अपना माइंड मेकअप किए होंगे कि हमको करना क्या है। उन्होंने क्या क्या सेंटेंस बोला पहले ये सुन लो। उन्होंने कहा टोंक में 23 फरवरी 2019 को उन्होंने टोंक में ये वक्तव्य दिया, पूरा हिसाब, एग्जैक्टली मैं सेंटेंस कोट कर रहा हूँ मोदी जी का, पूरा हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, सब्र टूट चुका है, आतंकी फैक्ट्री अब नहीं चलेगी, ताला लगाने का काम होगी, ताला लगाने का समय आ गया है और काम करना है, और ये काम मेरे ही हिस्से में है। तो अब इंसिडेंट के बाद उन्होंने माइंड मेकअप किया होगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। उसके बाद उन्होंने कंसल्टेशन फेज़
विचार विमर्श फेज, सभी सर्विसेज चीफ को, NSA को, डिफेंस सेक्रेटरी को, डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया होगा, बातचीत को होगी, हरी झंडी दिखाया होगा कि हमको सबक सिखाना है। उसके बाद सर्विसेज चीफ, एयर चीफ या आर्मी चीफ अपना ऑपरेशन प्लानिंग तैयार किए होंगे। फिर टास्किंग, फौज में एक बोलता है टास्किंग, कौन कैसे क्या करेगा। यदि एयर स्ट्राइक करना है, मिराज कितना जाएगा, कौन पायलट होगा, कितने बजे अटैक होगा। वैसे मुझे बताने दो कि अटैक 3:30 सुबह में हुआ था बालाकोट में, तो उसमें मिराज इन्वॉल्व थे। तो टास्किंग, फिर एक्सक्यूशन, कार्यान्वित करने का प्लान का एक्शन, और उसके बाद कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है उसका कंटेजेंसी प्लानिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या कर सकता है, क्या पाकिस्तान वॉर डिक्लेयर करेगा, क्या हम वॉर के लिए तैयार हैं। ये सब कंटेजेंसी प्लानिंग के लिए इसमें टाइम लगता है, और सिर्फ 12 दिन में हरकत। ये पूरा प्रोसेस यदि देखो, यदि D-Day पे अटैक हुआ तो D-Day पे ही मोदी जी ने डिसाइड कर लिया कि अटैक करेंगे। D+2-3 days प्लानिंग, D+4 हो गया। उसके बाद टास्किंग, एक दिन उसमें या 2 दिन, ब्रीफिंग, D+7, उसके बाद एक्यूशन। मतलब D8 और D12 के बीच में थोड़ा कुशन था, लेकिन D+12 को हो गया हरकत। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। अब इसका मतलब है बड़ा डिसाइसिव है प्रधानमंत्री, बहुत। मैं तो बोल रहा हूँ 12 दिन में एकदम। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सोच और रिजल्ट के बीच में 12 दिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये आर्मी में, सेना में ही हम लोग स्पीड से चलते हैं, मोदी जी उसी स्पीड से चलते हैं। तो अब आते हैं कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो मोदी जी के पास क्या क्या चॉइसेस था। पहला, चुप रहो, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दूसरा, चेतावनी दो पाकिस्तान को। तीसरा, लिमिटेड ऑफेंसिव करो। चौथा, एग्जेम्पलरी सजा दो जो दिया मोदी जी ने। और पांचवा कि पाकिस्तान पे वॉर घोषित करो। अब इन्हें वे ये वॉर ही था। क्यों? तो हमने इंटरनेशनल लाइन क्रॉस किया। करेक्ट, हमने IB क्रॉस किया, हमने एयर स्पेस का उल्लंघन किया, हम पाकिस्तान के एयर स्पेस में गए, ठोका और वापस आ गए। इट टैंटमाउंट्स टू वॉर। हमने तो वॉर घोषित कर दिया। तो मैं इस बिंदु पर टिप्पणी करना चाहता हूं, जो लोग उछल के पाकिस्तानी कहते हैं हम न्यूक्लियर शक्ति हैं, कहाँ गया न्यूक्लियर शक्ति? कहाँ गई न्यूक्लियर शक्ति 1999 में कारगिल वॉर में? ये जो फुलझड़ी लेके घूमते रहते हैं ना, ये न्यूक्लियर शक्ति नहीं, ये सब फुलझड़ी है। तो मोदी जी ने एक तो न्यूक्लियर ब्लफ कॉल कर दिया, और उसके बाद उसको मैनेजमेंट में बोलते हैं CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। वो क्या है कि हम क्या करेंगे, उसका क्या कीमत चुकाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को CBA मोदी जी ने बहुत क्लियर शब्दों में समझा दिया, यदि आतंक करोगे तो ये पाओगे, ये है तुम्हारा CBA। हिम्मत है एक बार और करके दिखाओ। और उसके बाद से नहीं हुआ है, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। इजराइल में बहुत पत्थरबाजी होती थी मनीष, तो प्रधानमंत्री ने कहा सदा के लिए समस्या सॉर्ट आउट करो। तो जब नेक्स्ट 100-200 आदमी की भीड़ आई, पत्थरबाजी हुई, इजरायली आर्मी ने ठोका, मार दिया, अंधाधुंध फायरिंग। वो दिन और आज मेरे ख्याल 23 साल 24 साल हो गए, एक बार पत्थरबाजी नहीं हुई, सब मामला खत्म हो गया। तुलसीदास जी गलत नहीं है, उन्होंने कहा था बिन भय होत न प्रीत गोसाई। बिना भय के प्रीत नहीं होता है। भय कैसे होगा? जब CBA मोदी जी बालाकोट में स्ट्राइक करेंगे तो भय होगा। अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर टिप्पणी करना चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होना चाहिए। पहला तो हमने कर दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस बाहर कर दिया 16 फरवरी 2019 को। मैं जो कुछ बोल रहा हूं हो सकता है प्रैक्टिकल नहीं हो, लेकिन मैं खाली एक टिप्पणी कर रहा हूं। राइट, फैसला सरकार लेकिन मेरी अपनी सोच है। थोड़ा इसमें बहुत कुछ हार्ड है, बहुत टफ पॉइंट है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन बिंदु तो है कंसीडर करने वाली। एम्बेसी क्लोज कर दो, पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं, वो तो हो गया है। कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। जितने पॉलिटिशियंस हमारे पाकिस्तान में जाते हैं, एक पॉलिटिशियन बिहार का सत्तू लेके गए थे, किस लिए जाते हैं? लालू यादव किस लिए जाते हैं? मुस्लिम तुष्टिकरण, मुस्लिम वोट के लिए। भाई तुम्हारा क्या काम है पाकिस्तान जाना? क्या हिंदुस्तान के लिए क्या अचीव किए? क्या अचीव किए हिंदुस्तान के भारत माता के हित में? कुछ नहीं, खाली अपना तुष्टिकरण। तो ये उसके बाद पाकिस्तान को मेरा ख्याल है ये संभव है, करना चाहिए, पाकिस्तान को आतंकिस्तान टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया जाए। उसके बाद
ये अपना ऑफेंसिव कैरेक्टर जिस तरह मोदी जी ने दिखाया है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो मौजूदा हालात में बहुत बढ़िया है, जिस तरह से डिप्लोमेटिक मोदी जी के नेतृत्व में जयशंकर जी ऑफेंसिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है। एक और फ्रंट पे अटैक प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है, मतलब अग्नि जला दी गई है, अग्नि विस्तार रूप लेगी वाटर फ्रंट पे, पानी फ्रंट, इंडस वाटर ट्रेटी, उस पर अटैक करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को समय समय पे आतंकवाद की यदि छोटी भी घटना होती है तो उसकी कीमत चुकाने के लिए फोर्स करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारी अप्रोच। अब मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था बालाकोट का, जब उसने 14 फरवरी को अटैक किया तो वो डरा हुआ था। अमेरिका से उसको मैसेज आया कि हिंदुस्तान, मिस्टर ट्रम्प का मैसेज था पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, अब तैयार हो जाओ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ मनीष कि मेरी अपनी बैटल रीडिंग है, मेरी अपनी सोच है, मेरी फौजी दिमाग ये कहती है कि CIA पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी चीफ को कंट्रोल करता है। अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं कहूँ कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ CIA के पेरोल पे है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ विंग कमांडर अभिनंदन का कि उसको जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आर्मी चीफ को घुमा देता है, ऐसे मुमकिन नहीं है। जिस तरह से रिटायरमेंट के पहले जनरल बाजवा अमेरिका जाते हैं फेयरवेल सलाम मारने, कहीं ना कहीं तो कड़ी है, कहीं ना कहीं तो कड़ी है। वो कौन सी कड़ी है? वो है CIA कड़ी। उसके बाद क्योंकि ये सब भ्रष्ट हैं, सब इनका वीकनेस जानता है CIA, नचाता है, ये नाचते हैं। तो पाकिस्तान को खौफ था कि हिंदुस्तान की सरकार करेगी क्या, लैंड अटैक, एयर अटैक, नेवल अटैक। वो सरप्राइज एलिमेंट रखा गया था। और रात के 3:30 सुबह अर्ली मॉर्निंग खड़क हमारे मिराज घुसे, और बाय द टाइम वो लोग जैक रॉबिन्सन कर पाते, ध्वस्त करके वापस जब उनका फिर काउंटर अटैक आया तो हमारे फिर हमारी सॉटी टेक ऑफ की, और फिर विंग कमांडर की अभिनंदन की जो वीरता है कि MiG-21 के साथ F-16 को गिरा देना। सबसे एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ कि इस पूरे खेल में जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो रवैया मैं देखता हूँ तो मैं चिंतित हो जाता हूँ। सत्ता के मोह में राष्ट्र का हित छोड़ के ये कुर्सी का हित देखते हैं और राष्ट्र का बहुत अहित करते हैं। अभी भी प्रूफ मांग रहे थे, अभी सर्जिकल स्ट्राइक में प्रूफ मांग रहे थे, ये बालाकोट का प्रूफ मांग रहे थे, फिर तवांग में बोलते हैं कि इंडियन आर्मी पिट गई जबकि हम पीट रहे थे। एक व्यक्ति कांग्रेस का जनरल रावत को सड़क का गुंडा कहता है। दिग्विजय सिंह 26/11 में एक ISI चीफ का किताब का विमोचन कर रहे थे और हिंदू टेरर की बात हो रही थी। वो कह रहे थे ये 26/11 हिंदू टेरर का अंजाम है और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जा रहा था। समझौता एक्सप्रेस में को हिंदू टेरर बोल रहे थे, और समझौता एक्सप्रेस में जो आतंकी थे उनको कांग्रेस सरकार ने बरी कर दिया था, जानते हुए आतंकी हैं। अब ये बताइए कि क्या हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि इस तरह का चीज़ फिर से ना हो? देखिए 8 फरवरी को मेरी जो सूचना है कि 8 फरवरी को इंटेलिजेंस इनपुट आ गया था, लेकिन मैं पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराता हूं क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट बहुत आता रहता है मनीष। एवरी सेकंड थर्ड डे पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, एवरी डे रिएक्ट नहीं। और सारे इंटेलिजेंस इनपुट को आधार पर रखते हुए एक्शन लिया जाए तो कोई एक्शन होगा ही नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक इंटेलिजेंस इनपुट, अब ये जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या बहुत गंभीर है क्या गंभीर नहीं। कभी कभी होता है इंटेलिजेंस इनपुट आया, कुछ नहीं होता है और जनरल टर्म में भेज दिया जाता है। अभी रिपब्लिक डे में देखो हिंदुस्तान में, दिल्ली में हाई अलर्ट, कुछ भी हो सकता है। सूचना मिली है कि आतंकी घटना हो सकती है, नहीं होती है। अभी हो जाए तो लोग बोलेंगे अरे इंटेलिजेंस इनपुट था, क्या हुआ? तो ये विच हंटिंग नहीं चलेगा। सवाल है इंटेलिजेंस एजेंसी की गलती है, लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता है कि जो रोल जम्मू एंड कश्मीर के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को करना था और पुलिस को रोल करना था उसमें कमी है, और कारण आपको भी पता है, हमको भी पता है। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि इस तरह से जब आप कांग्रेस की पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है तो कांग्रेस की पाकिस्तान कनेक्शन पूर्ण रूप से साबित होता है। मणिशंकर जब पाकिस्तान जाते हैं कि मोदी को हटाने में मुझे मदद करो, तो पूर्ण कनेक्शन साबित होता है।
मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि जब इस तरह से ये राष्ट्रद्रोह करते रहे हैं भूतकाल में, 2008 का MOU चाइना के साथ क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में है? आप हमारा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हो, आप 2008 का सबूत दो, क्या साइन किया, उसका टेक्स्ट क्या है, कंटेंट क्या है, वो बताओ देश को। ये सिक्योरिटी का मामला है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है। आप एक पार्टी विदेश के दुश्मन देश के साथ MOU साइन कर लेते हो, एक पार्टी, और किसी को नहीं पता है कुछ भी, और 2008 आज 14 साल हो गए, तो ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा देश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल से पुलवामा और उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताया। एक सवाल लगातार पूछा जाता है कि जब CRPF की तरफ से ये गुजारिश की गई थी कि तमाम जवानों को रोड के रास्ते नहीं बल्कि एयरलिफ्ट करके लेके जाना चाहिए, एक सवाल इस तरह की चीज़ें, लेकिन मोदी सरकार ने जानबूझकर उन्हें बस में भेजा। इस तरह के मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने वाले लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि किसी भी मुल्क की आर्मी या वहाँ के सुरक्षा बल अपने ही देश में एयरलिफ्ट जैसी स्थिति में रहने लग जाए तो फिर बचा क्या रह जाएगा। इस तरह के सवाल पूछने वालों को ये भी शर्म नहीं आती है ये कहते हुए कि हिंदुस्तान की सेना को अगर कश्मीर जाना हो तो रास्ते से नहीं जाकर के वो एयरलिफ्ट से जाएगी, तो फिर ये सिस्टम ही बंद कर देना चाहिए। तो खैर, आज पुलवामा की बरसी है। अच्छी बात यह है कि पुलवामा के बाद सरकार ने जो किया वो याद ताजी है, और वो इस बात के लिए बताता है कि हिंदुस्तान बदल गया है। अब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती, इसलिए पुलवामा के बाद कोई भी बड़ा अटैक इस तरीके से कोई भी आतंकी संगठन, ये पाकिस्तान के जो कठपुतली लोग, इन लोगों ने हिंदुस्तान में नहीं किया है। क्यों? डर, प्रधानमंत्री मोदी का डर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।